दोस्तों, क्या आप भी IRDA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप भी एक इंश्योरेंस एजेंट बन सकें? तो हमारे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 21 के एक्सप्लेनेशंस को ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको 400 से 500 पेजेस की बुकलेट ना पढ़नी पड़े। अगर आपने ये वीडियोस को जो है पूरी तरह से देख लिया तो आपको इस एग्ज़ाम को पास करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, ताकि कल अगर आपसे उस सवालों को कुछ उल्टा करके भी पूछा जाए तो भी आप जो है उसका सही जवाब दे पाएँ। दोस्तों, बस ज़रूरत है तो आप लोग सबके सपोर्ट की। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी काम आई तो इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ही की तरह बाकी जितने भी लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी मदद पहुंच सके। दोस्तों, इंश्योरेंस को सिंपल शब्दों में जो है रिस्क ट्रांसफ़र भी कहा जाता है, क्योंकि हम अपना रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर पर डाल रहे होते हैं। मान लेते हैं कि हम अपने कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें सालाना प्रीमियम तो देना पड़ता है, बट वहीं पे अगर हमारा कार के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए और 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो तो उस नुकसान से हमें जो है इंश्योरेंस बचा लेता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमें वो मोटी राशि जो है दे देती है। तो रिस्क तो हमारा है, बट हमने उस रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर एक छोटे से प्रीमियम अमाउंट को देकर। वहीं दोस्तों, इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है पूलिंग को समझना। आइए हम एक एग्जाम्पल की मदद से आपको पूलिंग का कॉन्सेप्ट पहले समझा देते हैं। मान लेते हैं कि एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे हर साल जो है कम से कम 2 घरों में आग लगती ही लगती है। इस कॉलोनी में टोटल 20 घर हैं और यहाँ की जो मंथली सैलरी है हर घर की केवल 15,000 रुपये है। और ऐसी स्थिति में अगर किसी भी घर पे आग लगती है तो उन्हें उस रिपेयर में जो है कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा आता है। बट इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जिस व्यक्ति का मंथली इनकम ही 15,000 है, उसमें अगर 10,000 घर के रिपेयर में चला जाए तो मंथली बजट जो है उनका वो गड़बड़ा जाता है। जिसके चलते ये जो कॉलोनी के 20 सदस्य हैं डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर एक मीटिंग करेंगे, और इस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि हमें एक जो है फायर फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हर साल जो है 1,000 रुपये की जो राशि है वो हर घर वाले जो है जोड़ेंगे, जिससे कि ये फायर फंड तैयार हो सके। तो आप देखेंगे कि हर साल जो है टोटल राशि कितनी इकट्ठा होगी। टोटल 20 घर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1,000 रुपये से तो 20,000 रुपये की राशि जो है फायर फंड में इकट्ठा होने लगी। और आगे जाके अगर मान लेते हैं कि इस कॉलोनी में 2 मकान में अगर फायर होता है तो जो 20,000 रुपये की राशि है जिस भी मकान में फायर होता है उसको दे दी जाती है, जिससे कि उनका जो मंथली बजट है वो ना बिगड़े और वो समस्या से समाधान पा सकें। तो आपने देखा कि एक ही तरह का रिस्क जो है ये पूरे 20 घर वाले कैरी कर रहे थे, बट यहाँ पे इन्होंने समझदारी करके हर एक व्यक्ति के एक छोटे लॉस से एक व्यक्ति के बड़े लॉस को कवर किया। बस यही कॉन्सेप्ट को हम पूलिंग कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इंश्योरेंस के हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन को समझते हैं। देखते हैं कि ये इंश्योरेंस की कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहाँ पे हुई। दोस्तों, कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है। तो यहाँ पे आपको सवाल को अच्छे से देखना है कि सवाल में अगर ये पूछा गया है कि ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है तो आपका जवाब रहेगा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वहीं पे आपको अगर पूछा गया है कि ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है तो आपका जवाब रहेगा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि इंश्योरेंस काम किस तरह करता है। आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी एसेट को जो है इंश्योर कराते हैं तो उस एसेट की 3 कंडीशंस जो है फुलफ़िल होनी बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है कि उस एसेट की कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि कार। अब जैसे कार है वो एक एसेट है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है। और सेकंड कंडीशन ये है कि उस इकोनॉमिक वैल्यू अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाता है उसके चलते लूज़ भी होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कार का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका वैल्यू जो है चला जाता है। तीसरा चीज़ ये है कि उसमें आपका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप अपनी कार को इंश्योर कराओगे, पड़ोसी की कार को तो नहीं कराओगे, क्योंकि उसमें आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है।
तो ये 3 कंडीशंस अगर हैं आपके एसेट में तो ही उसे इंश्योर किया जा सकता है। आपको बता दें कि भले ही हम आम तौर पे जो है फिजिकल चीज़ों के बारे में इंश्योरेंस सुनते हैं, कई बार जब कंपनीज के बीच में कोई डील होता है जिसे हम गुडविल डील कहते हैं, उसमें भी लोग इंश्योरेंस कराते हैं ताकि अगर कोई एक पार्टी अपने बात से जो है मुकर जाए तो बड़ा लॉस ना झेलना पड़े। वहीं पे जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो जो है कोई फिजिकल चीज़ को नहीं इंश्योर करा रहे होते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को इंश्योर करा रहे होते हैं कि कल अगर कोई डिसीज़ हो जाए तो उसका जो खर्चा आना है उसको इंश्योर किया जा सके। तो यहाँ पे आप समझें कि 2 चीज़ें, एक होता है पेरिल और दूसरा होता है रिस्क। रिस्क का मतलब कि चांसेस कितने हैं कि इस तरह का लॉस हो। जैसे कि अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या चांस है कि आपके घर पे आग लगे, तो आप जो है नहीं बता पाएंगे। बट ये सब चीज़ों का एक स्टैटिस्टिक्स है जहाँ पे ये लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितना है 1000 घरों में एक घर पे आग लगने का। तो उससे हम लगा पाते हैं कि लाइक्लीहुड क्या है एक इवेंट के होने का, कि अगर घर से बाहर निकले तो क्या लाइक्लीहुड है कि एक्सीडेंट हो। तो उसको हम कहते हैं रिस्क। क्योंकि रिस्क है इसीलिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, अगर रिस्क ही नहीं है तो हम क्यों इंश्योरेंस कराएंगे। वहीं पे दूसरी चीज़ होती है कि इस रिस्क का कारण क्या है। अब मान लेते हैं कि हम एक जो है इवेंट को मान लेते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट के चलते डेथ होना। तो ये एक्सीडेंट के चलते डेथ होने के क्या क्या कॉसेस हो सकते हैं। कॉसेस ये हो सकते हैं हम ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, हो सकता है हम ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हैं, हो सकता है कि हमने हेलमेट नहीं पहना है। तो ये जो कॉसेस हैं हमारे रिस्क के उसको हम कहते हैं पेरिल। वहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हम कोई इंश्योरेंस करा रहे होते हैं तो हम बेसिकली पूलिंग ही कर रहे होते हैं। हम अपने पैसे इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं जो कि हमारे बिहाफ में जितने भी वो लोग हैं जो लोग हमारे जैसा ही रिस्क को कैरी कर रहे होते हैं, उन सबके पैसों को एक साथ जोड़ के जो है इकट्ठा रखी हुई होती है, ताकि इनमें से अगर किसी एक को भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको वो पैसों को दिया जा सके। दोस्तों, जब भी हम रिस्क को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के रिस्क बर्डन्स हर कोई कैरी करता है। पहला होता है प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क और दूसरा होता है सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क का मतलब जो एक्चुअल लॉसेस हम सफ़र करते हैं किसी इवेंट के चलते। मान लेते हैं कि हमारी एक फैक्ट्री है और अगर उस फैक्ट्री में आग लग जाए तो हमें जो लॉस होने वाला है वो एक्चुअल लॉस होने वाला है, कि हमारे जो फैक्ट्री को बनाने में हमें जो पैसे लगे थे और साथ ही के साथ जो हमारे उसके अंदर प्रोडक्ट्स रखे हुए थे वो सब जल जाए, तो वो जो है एक्चुअल लॉस कहलाएगा। इसे हम कहेंगे प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क। वहीं पे कई सारे फैक्ट्री ओनर्स जो है एक एक्स्ट्रा बर्डन कैरी करते हैं कि एक्चुअल में तो लॉस हुआ नहीं है, एक्चुअल में तो आग नहीं लगी है, बट उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं अगर इस तरह का इवेंट हो जाए तो हमें कितना लॉस हो सकता है। तो इस तरह के रिस्क को जो है हम आसान शब्दों में फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस या स्ट्रेन भी कहते हैं, कि हमारे मन में हमेशा एक तनाव बना रहता है कि अगर इस तरह का एक इवेंट हो तो हम क्या करेंगे। तो जब भी हम इंश्योरेंस कराते हैं तो ये दोनों ही को हम कवर कर रहे होते हैं। एक तो अगर इस तरह का एक लॉस हो जाएगा तो हमारे को अमाउंट मिलेगा, वहीं पे दूसरा जो है मेंटल स्ट्रेस हमारा ख़त्म हो जाता है कि हमने एक बार एक चीज़ को इंश्योर करा दिया तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अगर कल कुछ हो भी जाए तो देखा जाएगा। दोस्तों, रिस्क को मैनेज करने के लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। आइए समझते हैं कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं रिस्क को मैनेज करने के। पहला होता है रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क अवॉइडेंस का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि हमें रिस्क है कि जो है गाड़ी अगर मैं लेके जाऊँ तो हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो रिस्क अवॉइडेंस का तरीका ये कहेगा कि आप गाड़ी लेके जाओ ही मत। वो तो ये भी कहेगा कि आप जो है घर से ही बाहर मत निकलो। तो इस तरह से आपने जो है एक्सीडेंट के रिस्क को कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया। दूसरा तरीका होता है रिस्क रिटेंशन, जो कि कई सारे लोग करते हैं कि उन्होंने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, उन्होंने जो है मान लिया कि हमें कुछ नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे रिस्क रिटेंशन। कि उनको पता है कि वो ये रिस्क को रिटेन करते हुए चल रहे हैं कि कल अगर कुछ हो जाए तो जो है फैमिली परेशानी में आ सकती है, बट फिर भी उस रिस्क को वो रिटेन किए हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट जो है बहुत ही कम है और वो अपने आप को जो है काफ़ी अच्छा ड्राइवर मानते हैं। तीसरा होता है रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल। अब रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल जो है, कुछ ऐसे भी आपको ड्राइवर्स मिलेंगे जो कि पूरे प्रोटेक्शन के साथ रोड पे निकलते हैं, कि नी गार्ड लगाया हुआ है उन्होंने और हेलमेट पहना हुआ है, पूरा सेफ्टी गेयर पहना हुआ है। तो उन्हें पता है कि एक रिस्क है, बट उन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स ले रखे हैं।
चौथा तरीका होता है रिस्क फाइनेंसिंग, कि उन्हें पता है कि इस तरह का रिस्क वो कैरी कर रहे हैं, इस वजह से वो जो है कहीं ना कहीं अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर लेके चलते हैं कि कल अगर उन्हें कुछ हो भी जाए तो उनकी फैमिली जो है दिक्कत में ना आए। तो ये 4 तरीके होते हैं किसी भी रिस्क को मैनेज करने के लिए, और कहीं ना कहीं हम सभी ये चारों ही तरीकों को अपना रहे होते हैं। भले ही जो एक्सीडेंट का मैंने एग्जांपल बताया उसमें हम नहीं कर रहे होते, बट कहीं कहीं हम कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि क्या आपने अपने घर पे जो है फायर का इंश्योरेंस करा रखा है, कई बार हम लोगों ने नहीं कराया होता है, कहीं ना कहीं हम रिस्क रिटेंशन कर रहे होते हैं। भले हमें पता है रिस्क है, बट प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि हम शायद उसको कवर नहीं किए होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने समझा कि जो चौथा तरीका है वो है इंश्योरेंस, कि हम इंश्योरेंस की मदद से किस तरह से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी भी चीज़ को इंश्योर कराने जाएं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़, डोंट रिस्क अ लॉट फॉर लिटिल। इसका मतलब जो ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप जो है आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, उसका हम नॉर्मली जो है इंश्योरेंस नहीं कराते। जैसे कि आपका बॉल पेन, अगर आपका बॉल पेन जो है नष्ट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, दुकान में जाके दूसरा खरीद लेते हैं, आप उसका इंश्योरेंस करा के नहीं बैठते। वहीं पे दूसरा पॉइंट है, डोंट रिस्क मोर देन व्हाट वी कैन अफोर्ड टू लूज़। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको लॉस होने पे आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो उसको आपको इंश्योर करना ज़रूरी है। जैसे कि आपका घर, आपकी गाड़ी या फिर आपका लाइफ, कि अगर यहाँ पे इन तीनों चीज़ों का जो मूल्य है वो इतना हाई है कि अगर वहाँ लॉस हो जाए तो उसको आप जो है खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसका इंश्योरेंस लेके चलना होता है। तीसरी चीज़, डोंट इंश्योर विदाउट कंसिडरिंग द लाइकली आउटकम। जब भी आप किसी भी चीज़ को इंश्योर करा रहे होते हैं तो उसके लाइकली आउटकम को भी देखते हुए आप इंश्योर कराएं। कि आप घर बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि ऊपर बैठे हुए चंद्रमा या फिर सूरज को जो है आप इंश्योर कराएंगे, तो हो सकता है कहीं आपको उसका इंश्योरेंस अवेलेबल हो, बट नहीं कराएंगे आप, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे जो है लॉस के चांसेस ही नहीं है और आपका उसमें ना ही कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो उसके लाइकली आउटकम को आप देखते हुए ही इंश्योरेंस कराएं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाऊं, मैं चाहता हूं कि अगर आपको अभी तक का एक्सप्लेनेशन समझ आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं टैली करता रहता हूं कि मुझे कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, और डिसाइड कर पाता हूं कि कितने लोगों को मेरे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, ताकि मेरा एवेल्युएशन करेक्ट निकले। इसलिए आप इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और तभी कीजिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है। इंश्योरेंस और एश्योरेंस देखा जाए तो दोनों प्रोटेक्शन ही होता है। इंश्योरेंस में जहाँ पे आप ऐसे इवेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कराते हैं जिसके होने की संभावना है, इसका मतलब ये हुआ कि हो भी सकता है वो इवेंट या फिर नहीं भी हो सकता है। जैसे कि कार का जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो कई सारे ऐसे भी कार ओनर्स हैं जो कि 20-25 साल से कार चला रहे हैं, बट कभी कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, कभी कार इंश्योरेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इसका मतलब इंश्योरेंस उन्हें इस इवेंट से प्रोटेक्ट करा रहा है जो कि हो सकता है उनकी लाइफ में हो, या फिर हो सकता है उनकी लाइफ में कभी हो ही ना हो। वहीं पे एश्योरेंस का मतलब ये होता है, एश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन देता है ऐसे इवेंट के अगेंस्ट जो कि डेफिनेटली होना ही है, कि यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि नहीं हो सकता। जैसे कि जो भी व्यक्ति जो है जीवन प्राप्त करता है उसका डेथ होना ही है, तो उसके लिए आप जो है एश्योरेंस कह सकते हैं कि वो ऐसा इवेंट है डेथ कि वो होकर ही रहेगा। तो उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई प्रोटेक्शन दे रहा है तो वो एश्योरेंस कहलाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपने अक्सर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुना है, लाइफ एश्योरेंस के बारे में नहीं सुना। इसका कारण सिंपल है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदता है तो उसमें एक पॉलिसी टर्म भी मेंशन होता है। अगर उस पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ होती है तो ही इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना होता है, और ये जो रिस्क है वहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कई सारे लोग हैं जो कि पॉलिसी टर्म को कंप्लीट कर जाते हैं फिर भी डेथ नहीं होती। तो ये जो इवेंट है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसी कारण से इसे इंश्योरेंस कहा जाता है, एश्योरेंस नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको टोटल जितने चैप्टर्स हैं सबके वीडियोस एक के बाद एक मिल जाएंगे।